Assalamu alaikum. Now we're going to start the chapter number 62 of your book Dengra, which is actually the cancer of the larynx. So this is actually the position of the larynx जहाँ पे present होता है और ये common किस में होता है cancer of the larynx males में common होता है. So larynx जो होता है उसमें आपको पता है कि उसके 3 portions होते हैं. Supraglottis होता है, glottis होता है और subglottis होता है. सुपरग्लॉटिस में कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं अगर हम बात करें इतने एरिया की, तो दिस इज़ द सुपरग्लॉटिस. तो इसमें क्या होगा, ये एपिग्लॉटिस होगा. इसके अलावा क्या होगा, ये हायोइड बोन होगी ऊपर, ये वाली हायोइड बोन है. अब जो ग्लॉटिक ये वाला रीजन होता है सुपरग्लॉटिस, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एपिग्लॉटिस को और जो हायोइड बोन है उसके दरमियान वाला पोर्शन, और एपिग्लॉटिस और जो ग्लॉटिस होता है उसके दरमियान वाला पोर्शन. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुपरग्लॉटिस में सुप्राहायोइड एपिग्लॉटिस में कैंसर हो सकता है, या इंफ्राहायोइड एपिग्लॉटिस में कैंसर हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो एपिग्लॉटिस है उसका रेटिनॉइड जो कार्टिलेजेस होते हैं वहाँ तक जो है एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स तक कैंसर जा सकता है, या रेटिनॉइड्स का कैंसर हो सकता है. इसके अलावा वेंट्रिकुलर बैंड्स का कैंसर हो सकता है. ये सब रीजन्स जो होते हैं ऊपर सारे, जिसमें वी हैव द एपिग्लॉटिस. ठीक है, विच कैन बी सुप्रा एपिग्लॉटिक, इंफ्रा एपिग्लॉटिक पोर्शन जहाँ पे रेटिनॉइड्स आ जाते हैं, एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स आ जाते हैं, वेंट्रिकुलर बैंड्स आ जाते हैं जिनको हम फॉल्स कॉर्ड्स कहते हैं. ये सब आ जाएंगे सुपरग्लॉटिस पोर्शन में. फिर ग्लॉटिक पोर्शन में क्या क्या आएगा, वी हैव द ट्रू ग्लॉटिस, ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो आप होते हैं, जो आप इस तरह से देख रहे होते हैं, वो ग्लॉटिस वाला पोर्शन आ जाता है. फिर सब ग्लॉटिस जो होता है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर होता है वहाँ तक होता है. ठीक है, सब ग्लॉटिस जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक हो सकता है. तो कैंसर जो है इट कैन बी ऑफ द सुपरग्लॉटिस, इट कैन बी ऑफ द ग्लॉटिस, इट कैन बी ऑफ द सब ग्लॉटिस. फिर ये होता है कि इसके कॉजेज क्या होते हैं. मोस्टली ये मेल्स के अंदर कॉमन होता है, जो स्मोकर्स होते हैं और जो हमारे पास अल्कोहल पी रहे होते हैं और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं, लाइक एस्बेस्टोस का अगर एक्सपोजर हो, या मस्टर्ड गैस का एक्सपोजर हो, या जेनेटिकली जो फैक्टर्स होते हैं वो भी कॉज करवा सकते हैं, या प्रीवियस कोई रेडिएशंस हैं जो नेक के रीजन में की करवाई थी किसी भी वजह से उसने, तो उसमें ज़्यादातर हो सकता है. ठीक हो गया. So this is how the cancer looks like on the glottis portion. Tumor is here and also you can note the tumor here. अब अगर हम इसकी बायोप्सी करवाते हैं तो ये कैंसर हमें ज़्यादातर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिलता है. 90 to 95% केसेस में ये स्क्वेमस सेल होता है. इसके अलावा ये हो सकता है, क्या ये स्पिंडल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ये सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर्स के साथ मतलब उस तरह से हो सकता है, मैलिग्नेंट और सार्कोमास जो हैं उनमें हमारे पास बाकी आते हैं. लेकिन ये है कि 90 to 95% जो केसेस होते हैं वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास के होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें यह है कि सुपरग्लॉटिक अगर कैंसर होता है, लाइक हेयर, ये सुपरग्लॉटिक पोर्शन है. आप खुद सोचें कि अगर यहाँ पे कैंसर होगा सुपरग्लॉटिक पोर्शन में ऊपर की तरफ करके, तो क्या होगा, पेशेंट से खाना नहीं खाया जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होगी, गले में दर्द होगी. ठीक है, और क्या होगा, जो है रेफर्ड पेन होगी ईयर में, कान में इर्द गिर्द जो है हिस्से में पेन हो रही होगी. ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं. इसके बाद ये होता है कि ये वेट लॉस की तरफ जा सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या इस तरह से ना ये आगे प्रेजेंट करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितना स्प्रेड कर रहा है. लेकिन शुरू में यही होता है, डिस्फेजिया हो गया, थ्रॉट पेन हो गई और रेफर्ड पेन इन द ईयर हो गया, या लिम्फ नोड्स वगैरह में. इसके बाद ये है कि स्प्रेड कहाँ कहाँ करेगा. सुपरग्लॉटिक कैंसर है तो कहाँ पे स्प्रेड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, टंग के पास जा सकता है, ऊपर पेरिफॉर्म फोसा के अंदर इर्द गिर्द जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा ये जो है कहाँ जाएगा, वेलिक्यूला ऑफ द टंग, ये जो यहाँ पे करके होता है ना वेलिक्यूला, यहाँ पे जाएगा. या ये क्या कर सकता है, आगे की तरफ थायराइड कार्टिलेज की तरफ चले जाता है, ये वाला थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे ये स्प्रेड करता होता है. नोडल मेटास्टेसिस इसकी होती है जूगुलर जो लिम्फ नोड्स होते हैं अपर एंड मिडल. नेक्स्ट इज़ अ ग्लॉटिक कैंसर. ग्लॉटिक कैंसर यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे करके, तो अब इसमें ज़्यादातर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगी जो कि ऊपर नहीं थी सुपर ग्लॉटिक पोर्शन में, और स्ट्राइडर लेट आएगा. स्ट्राइडर डिपेंड करेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन जब हो जाएगी ना उसकी वजह से स्ट्राइडर स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ स्प्रेड कर सकता है, अगर हम बात करें जो यहाँ का रीजन होता है इस तरह करके, जो आगे वाला रीजन होगा ये वाला इंटीरियर कॉमिश्योर यहाँ पे होगा, फिर ये जो है पीछे जाएगा इस तरह से पोस्टीरियर कॉमिश्योर में जाएगा, इर्द गिर्द सारा इसको जो है वो स्प्रेड करता जाएगा, रेटिनॉइड एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, और फिर पीछे आगे एपिग्लॉटिस, पीछे रेटिनॉइड्स, इनके अंदर स्प्रेड करेगा. फिर क्या होगा कि ये जो वोकल कॉर्ड होगा इसकी मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल जो है ये ख़त्म हो जाएगी. फिर जब इधर सारा इन्वॉल्व कर लेगा उसके बाद ये स्प्रेड करेगा आगे पीछे. ठीक है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है. अब थायरो रेटिनॉइड जो मसल होता है ना, जब इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, जो एक्चुअली हमारे पास मसल होता है रेटिनॉइड कार्टिलेजेस जो पीछे की तरफ होते हैं वो, और जो थायरॉइड कार्टिलेज होता है उसके दरम्यान में जो मसल होता है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना तो उससे हमें पता चल जाता है, जो कि एक्चुअली मूवमेंट करवा रहा था लेरिंग्स की, तो उससे क्या होता है, उसमें पता चलता है कि फिक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड हो जाती है, मतलब वो इमोबाइल हो जाता है. और ये बहुत जो है ना एक जो है उसका प्रोग्नोस्टिक साइन जो है ये बैड प्रोग्नोस्टिक साइन है, मतलब इससे हमें पता चलता है कि बैड प्रोग्नोसिस चलेगी. यहाँ पे ये लिम्फ नोड्स को इतना इन्वॉल्व नहीं करता क्योंकि यहाँ पे फ्यू लिम्फेटिक्स होते हैं, और ये है कि लिम्फ नोडल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इतनी नहीं होती. इसलिए ये होता तो सबसे ज़्यादा कॉमन है ग्लॉटिक कैंसर ना, लेकिन ये होता है कि ये सेफ कैंसर होता है बिकॉज इसकी लिम्फ नोडल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से ना ये ज़्यादा सेफ कैंसर है. फिर अगर हम बात करें कि बिल्कुल जो सब ग्लॉटिक कैंसर है वो अगर हो जाए ना, तो उसमें अर्लीस्ट साइन स्ट्राइडर का आता है. ठीक हो गया, तो ये आपने डिफरेंशिएटिंग चीज़ याद रखनी है. हॉर्सनेस इसमें बाद में होती है.
जो सुप्राग्लॉटिक होता है उसमें ज़्यादातर गला बंद हो जाता है या डिस्फेजिया स्टार्ट हो जाता है, गले में दर्द होती है, कान में दर्द होती है। जो ग्लॉटिस वाला होता है उसमें हॉर्सनेस ज़्यादा कॉमन होती है, और जो सब ग्लॉटिक्स वाला होता है ना उसमें स्ट्राइडर ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। जो अगर हम एज अ होल देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसग्लॉटिक कैंसर के सुप्राग्लॉटिस भी इन्वॉल्व हो गया, ग्लॉटिस भी इन्वॉल्व हो गया, सब ग्लॉटिस भी इन्वॉल्व हो गया, उसमें फिर ओवरऑल ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। कान में दर्द होती है, हॉर्सनेस होती है, डिस्फेजिया होता है, स्ट्राइडर होता है, ठीक है, फिर बिल्कुल बोला नहीं जाता, बंद हो जाता है, कफ होती है, डिस्निया होता है। एज अ होल जो है लेरेंजियल कैंसर के ये साइंस होते हैं। नेक्स्ट इसके हम इसकी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे लेरेंजियल कैंसर की। तो ऑब्वियसली इसलिए तो नहीं करेंगे, सबसे पहले आता है पॉइंट हिस्ट्री टेकिंग, कि हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे अबाउट एनीथिंग के, एज वगैरह नोट करेंगे। और इस तरह से वो कहते हैं कि अगर तो पेशेंट को 3 हफ्ते तक जो है ना हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है और वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, परसिस्टेंट है, तो हमें लाजमी चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं है। तो हिस्ट्री में जो है ये हॉर्सनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हम पेशेंट के देखेंगे। नेक्स्ट इसके वी विल डू द इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी, जिसमें हम मिरर के थ्रू करेंगे। फिर डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी जो अंदर डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोप डाल के देखते हैं, वो हो गया। फिर ये होता है जो कि बाय हैंड हम करते हैं, माइक्रो लेरेंजियोस्कोपी, ठीक है, ये माइक्रो लेरेंजियोस्कोपी होती है। फिर वी हैव दिस जो है इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक या रिजिड लेरेंजियोस्कोपी या वीडियो लेरेंजियोस्कोपी। इसमें क्या होता है, हम फाइब्रो ऑप्टिक ट्यूब अंदर डालते हैं, सारी वीडियो के थ्रू हमें देख रहे होते हैं अंदर से सारा लेरेंक्स वगैरह, ठीक हो गया। फिर ये होता है कि वी डू द जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी एग्जामिनेशन करते हैं हम, क्योंकि उससे हमें पता चलता है जुगुलर लिम्फ नोड्स वगैरह इन्वॉल्व हुए हों। और फिर वी डू द बायोप्सी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या एक्चुअली उसमें इसको MSL कार्सिनोमा है या क्या है, उस सबको हम देखते हैं। उसके लिए हम स्टेनिंग करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा दिस डाई, जिसको हम कहते हैं टॉलीडीन ब्लू डाई, ठीक है, इससे हम जो है वो देखते हैं। और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, और ये है कि उसकी जो टाइप है कैंसर की वो नोट डाउन करते हैं। इसके अलावा वी हैव द रेडियोग्राफी हम कर सकते हैं। रेडियोग्राफी में हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं, लिटरल व्यू ऑफ द नेक लेते हैं, सॉफ्ट टिश्यू लिटरल व्यू ऑफ द नेक, MRI CT स्कैन, ये सब कुछ करवाते हैं, ठीक हो गया। सो दिस वाज एक्चुअली द डायग्नोसिस ऑफ लेरेंजियोस्कोपी, जिसमें हमने हिस्ट्री ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी की, रिजिड लेरेंजियोस्कोपी यूज़ की, माइक्रो जो लेरेंजियोस्कोपी थी उसके थ्रू हमने चेक किया, बायोप्सी करवा ली, नोडल एग्जामिनेशन की, सुप्रावाइटल स्टेनिंग एंड बायोप्सी करवा ली, और ये रेडियोलॉजिकली एग्जामिन कर लिया उसको। अब हम कर लेते हैं स्टेजिंग ऑफ द लेरेंजियल कैंसर, जिसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सुप्रोग्लॉटिस कैंसर, ग्लॉटिस एंड देन सबग्लॉटिस कैंसर। उसमें T1 स्टेजिंग होती है, T2 होती है, T3 होती है और T4 होती है। अब जो T4 है ना वो सबकी कॉमन है, ये सबसे ईजी काम है यहाँ का। T4A और T4B है ना वो सबका एक जैसा है। अब ये सबसे पहले हम सुप्राग्लॉटिस का देखते हैं कि सुप्राग्लॉटिस में जो T1 और T2 स्टेजेस होती है ना, मतलब ये अगर सुप्राग्लॉटिस इन्वॉल्व हो रहा है, दिस वन पोर्शन ऑफ द लेरेंजियल कैंसर, तो इसमें जो T1 और T2 होता है ना, इन दोनों में क्या होता है, वी हैव कि इसमें जो कैंसर होगा ना लैरिंक्स का वो एक्चुअली मोबाइल होगा, मतलब उसमें जो वोकल कॉर्ड होगा ना उसकी मोबिलिटी उसी तरह रहेगी, मतलब वो हिल रहा होगा, उसके मसल्स काम कर रहे होंगे T1 और T2 स्टेज में, ठीक हो गया। जो T1 स्टेज होती है वो हमारे पास क्या होता है कि सुप्राग्लॉटिस तक रहता है, और जो T2 स्टेज होती है ना उसमें ये होता है कि वो ऊपर की तरफ चला गया होता है। T2 में ऊपर की तरफ टंग की तरफ चला गया होगा कैंसर, बेस ऑफ टंग में चला गया होगा, वेलिक्यूला जो टंग का होता है वहाँ पे गया होता है, पेरिफॉर्म साइनस तक चला गया होता है। लेकिन ये होता है कि यहाँ पे कैंसर जो है वो इस तरह का होता है कि उसने भी लैरिंक्स की मोबिलिटी को ख़राब नहीं किया होता, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आती है T3 स्टेज जो होती है, उसमें क्या होता है कि अब वो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं, उनकी फिक्सेशन हो जाती है T3 स्टेज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो कैंसर है वो कहाँ चला गया, नीचे की तरफ रिक्वायर्ड एरिया में चला गया है, एपिग्लॉटिस के नीचे टिश्यूज़ में, प्री एपिग्लॉटिक स्पेस में चला गया, पैराग्लॉटिक स्पेस में चला गया, थायराइड कॉर्टिलेज को उसने इन्वेड कर लिया, मतलब यहाँ तक कैंसर ग्लॉटिस के पोर्शन में चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लेरेंजियल कॉर्ड है उसकी फिक्सेशन हो जाएगी, T3 फिक्सेशन होगी। T4A T4B सबका कॉमन है, वो हम एंड पे देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव द ग्लॉटिस का जो कैंसर होगा, यहाँ पे जो कैंसर होगा, अब यहाँ पे जो कैंसर होगा उसमें T1 जो होगा ना वो मोबाइल होगा, और जो T2 होगा ना उसमें इमोबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ग्लॉटिस का कैंसर है तो इसमें इमोबिलिटी सबसे पहले होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि T1 जो होगी उसमें अगर ये वोकल कॉर्ड है ना इस तरह करके, तो अब जो T1 स्टेज होगा ना उसमें क्या होगा कि वो वोकल कॉर्ड में ही कैंसर रहेगा। अगर तो सिर्फ एक वोकल कॉर्ड के ऊपर कैंसर है तो दैट इज़ T1A, और अगर दोनों वोकल कॉर्ड्स के ऊपर कैंसर है तो दैट इज़ T1B। ये हो गया। उसके बाद ये होता है कि लेकिन ये होता है कि 1 के अंदर मोबाइल ही रहेगा, और T2 में क्या होगा, इमोबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि वो अब मोबाइल नहीं रहेगा। ये हो गया।
अब ये होता है कि क्यों इमोबाइल हो जाएगा, क्योंकि अब कैंसर T2 में क्या होगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। यही हो सकता है ना, अब वोकल कॉर्ड को सारा उसने इन्वॉल्व कर लिया है, तो अब वो ऊपर सुप्राग्लॉटिस सबग्लॉटिस में चला जाएगा और इस तरह से ये हो गया। अब T4 जो है इनकी हमने सबसे एंड पे डिस्कस करना है इनको। फिर आता है सबग्लॉटिस का कैंसर। अगर यहाँ पे कैंसर है तो क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर T1 की बात करें तो ऑब्वियसली वो कैंसर जो है सबग्लॉटिस के पोर्शन में ही रहेगा T1 में। T2 में क्या होगा कि वो जो कैंसर होगा वो वोकल कॉर्ड्स की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ही ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर की तरफ जब कैंसर जाएगा तो जो है ये भी हो सकता है कि उसकी नॉर्मल मोबिलिटी हो, ये भी हो सकता है कि उसकी जो मोबिलिटी है वो ख़राब हो जाए। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि T3 में जाके, जैसे कि हमारा सब सुपरग्लॉटिस वाला पोर्शन वाला था कैंसर, उसने भी T3 में ही इमोबिलिटी करवाई थी, तो ये भी T3 में ही क्या करता है, इमोबाइल करवाता है, ठीक है। तो T1 में वो उसी जगह पे था, T2 में वो ऊपर की तरफ चला गया और T3 में उसने फिक्सेशन करवा दी। और T4A और B जो है ना वो अब डिस्कस करते हैं, जो कि सबका कॉमन है, और वो क्या है कि T4A और T4B। जो T4A है ना उसमें ये होता है कि लैरिंक्स के अलग, मतलब सब जो हैं कैंसर्स वो लैरिंक्स से बाहर चले जाएंगे। T4A और B में सेम है सबका। लैरिंक्स के बाहर क्या है, ट्रेकिया है, वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। कैंसर जो है वो लैरिंक्स के बाहर ट्रेकिया में चला गया। और कहाँ जाता है ए में, 4A में कहाँ चला जाता है, नेक के जितने भी इर्द गिर्द वाले मसल्स हैं उनमें चला जाता है। लाइक टंग के जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लेगा सारा का सारा, स्ट्रैप मसल्स को, थायराइड को, एसोफेगस को, सबको जो है थायराइड एसोफेगस पीछे उस सबको इन्वॉल्व कर लेगा ए में, टू 4A में। और जो 4B होगा ना उसमें वो कहाँ चला जाएगा, पीछे ये जो वर्टिब्रा है ना उनके पास जो प्री वर्टिब्रल स्पेस होगी वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होगी वहाँ तक चला जाएगा, और नीचे जो मेडिस्टाइनम के स्ट्रक्चर्स हैं 4B में वो वहाँ चला जाएगा। तो एज अ होल अगर हम देखें तो बहुत ही ईजी है। सुप्राग्लॉटिस में कैसे वो ऊपर चला जाएगा, वन में तो सारे उसी जगह पे रहेंगे ना, 2 में वो ऊपर नीचे जाएंगे, 3 में वो इमोबाइल कर देंगे मोस्टली, लेकिन ग्लॉटिस में टू में ही वो इमोबाइल हो जाता है वोकल कॉर्ड। 4A B जो है वो सबका सेम है। अगर हम जो है बात करें इसकी मेटास्टेसिस की, तो ये होता है कि MX में जो है कोई मेटास्टेसिस नहीं होती, M0 में जो है वो नहीं, मतलब MX में जो है असेस नहीं होती, M0 में जो है वो होती ही नहीं है, और M1 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाती है। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ईजी होता है कि NX में कोई लिम्फ नोड हमें एक्सेस नहीं होता, N0 में कोई लिम्फ नोड होता ही नहीं है। फिर आता है N1, N2, N3, ठीक है। जो N1 होगा ना, N2 होगा और N3 होगा, ठीक है। अब जो N1 होगा ना उसमें क्या होगा कि लिम्फ नोड्स का जो साइज़ होगा वो 3 सेंटीमीटर से कम होगा, N2 में 3 से 6 होगा, और N3 जो होगा उसमें 6 से ज़्यादा सेंटीमीटर्स का होगा, ठीक हो गया। अब जो N1 होगा वो उसी तरह उसी साइड के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे। N2 में क्या होगा, उसी साइड्स के एक भी हो सकता है, उसी साइड के मल्टीपल भी हो सकते हैं, और दूसरी साइड पे भी जा सकता है। और 6 में बस वही है, 3 में वही है कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बात है। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि किसी भी कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं या कीमोथेरेपी करते हैं। अब जो रेडियोथेरेपी होती है वो अर्ली लीजन्स के लिए होती है, और सर्जरी जो होती है वो 2 तरह से होती है, हम देख लेते हैं। उसमें ये होता है कि हम पूरी तरह लैरिंक्स को निकाल देंगे, ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा लैरिंक्स जो है उसका पोर्शन रहने दें, ठीक है। और फिर एक होता है कंबाइंड थेरेपी, थर्ड होती है कंबाइंड थेरेपी। तो सबसे पहले रेडियोथेरेपी, फिर सर्जरी, फिर कंबाइंड थेरेपी, और फिर ये होती है ऑर्गन प्रिजर्वेशन। ऑर्गन प्रिजर्वेशन में हम जो है कीमोथेरेपी करते हैं, और फिर एक लेज़र वाला ट्रीटमेंट होता है जिसमें एंडोस्कोप से हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो लेज़र होता है उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। सो ये 4 ट्रीटमेंट्स तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, बल्कि ये सारे हो गए हैं कि रेडियोथेरेपी करते हैं, ऑर्गन प्रिजर्वेशन जिसमें हम कीमोथेरेपी करते हैं, सर्जरी करते हैं जिसमें हम कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं या कंजर्वेटिव लेरेंजियल सर्जरी करते हैं, और ये होता है दूसरा कि टोटल लेरेंजेक्टमी कर दें, सारा लेरिंग्स बाहर निकाल दें, और ये लेज़र ट्रीटमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। फाइनली ये होता है कि कम्बिनेशन थेरेपी करें, सब कुछ मिला के करें। सो सर्जरी में हम क्या करते हैं, दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म इट, कि लेरेंजेक्टमी कर देते हैं, दैट कैन बी कंजर्वेटिव, दैट कैन बी टोटल लेरेंजेक्टमी। या क्या करते हैं हम, ये वाले बाकी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलैरिंग्स पे ट्रीटमेंट होता है, बाकी भी दिखा देती हूँ। सो ये आपका जो टेबल बना हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि 62.3 टेबल में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन लेरेंजेक्टमाइज पेशेंट्स, कि जिसमें जिसमें हमने सारा उनका लेरिंग्स निकाल दिया होता है, फिर उनको हम कैसे रिहेबिलिटेट करते हैं ना। तो उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले राइटिंग होती है, रिटन लैंग्वेज पेन एंड पेपर के थ्रू हमें सिखाते हैं, लिप स्पीच सिखाते हैं, फिर हम सिखाते हैं उनको ये साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, एसोफेजियल स्पीच होती है, ट्रेकियो एसोफेजियल स्पीच होती है जिसमें वी यूज़ दीज जो है इनको कहते हैं प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ब्लॉम सिंगर प्रोस्थेसिस एंड दिस इज़ द पांजे
प्रोसेसेस, ठीक है। ये हम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं कि इसमें ट्रेकियोएसोफेजियल स्पीच में। देन इज़ द इलेक्ट्रोलैरिंक्स, और फिर आपके पास आता है लास्ट ऑप्शन ये वाला जो इलेक्ट्रोलैरिंक्स के साथ होता है, ट्रांस ओरल न्यूमेटिक डिवाइस, ठीक है। ये सारे इनके जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, इनसे हम जो है एक्चुअली पेशेंट्स जो हैं वो रिहेबिलिटेट करते हैं, एसोफेजियल स्पीच करवाते हैं। और अगर वो ट्रेकियोएसोफेजियल स्पीच या एसोफेजियल स्पीच नहीं कर सकते तो आर्टिफिशियल लैरिंक्स उनको दे देते हैं, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलैरिंक्स या ट्रांस ओरल न्यूमेटिक डिवाइस। स्टेजिंग ऑफ कैंसर ये होती है कि स्टेज 0 होती है जिसमें सारे ज़ीरो होते हैं, मतलब कि जो कार्सिनोमा है वो इन सीटू है, N0 है, M0 है, ठीक है। फिर वी हैव द स्टेज 1 जिसमें क्या होगा, T1 हो जाएगा, N0 ही रहेगा, M0 ही रहेगा। फिर स्टेज 2 होती है जिसमें T2 हो जाता है, N0 रहता है, M0 रहता है। फिर स्टेज 3 होती है जिसमें क्या होता है कि T3 हो जाता है, ठीक है। या ये हो सकता है कि वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, T1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जबकि ये जो होता है, ये जो N होता है ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये वेरी करता है, और M यहाँ पे 0 ही रहता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है T4। जो T4 होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, A, B और C, ठीक है। जो A होगा ना, जो A होगा उसको हम इस तरह से करते हैं कि 4 है ना, तो T4 A हो सकता है, T4 A हो सकता है, T1 T2 T3 हो सकता है, और T4 A हो सकता है। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बहुत कंफ्यूजिंग से लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसी तरह याद करना है कि N0 हो जाएगा, N1 होगा, और आगे सारा N2 होगा, ठीक है। और इधर सारा ही M0 होगा। इस तरह से याद कर लें कि जो 4A और ये वाले होंगे ना 4A, इसमें ये होता है कि वो N0 N1 होगा, और बाकी सारे 1 2 3 जो होंगे ना इसमें, वो सारे क्या होंगे, हमारे पास ये सारा A का चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब जो बी वाला होता है ना, बी, उसमें 2 ही होते हैं कि जो बी वाला है उसमें T4B है, ठीक है। T4B हम लिख लेते हैं, और एनी टी, कोई भी टी हो सकता है, उसके साथ ये वाला एनी N है, ठीक है। और ये N3 है, और ये 0 ही है। बस ये याद रखना है कि जो C होगा ना उसमें जाके जो है ना M1 होगा, बाकी ऊपर सारा M0 ही है। ये आपने खुद ही याद करना है, मतलब ये मुझे खुद भी नहीं बताना आ रहा कि कैसे बताऊँ ना। तो ग्रेड 1 जो होगा वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा, ग्रेड 2 जो होगा मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होगा, ग्रेड 3 जो होगा वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा। ये आपका लिखा हुआ है कि अगर तो स्टेज 2 का कैंसर चल रहा है ना, जिसमें T2 का स्टेज हुआ हुआ है कैंसर का, किसी भी मतलब सुपरग्लॉटिक ग्लॉटिस है या सब ग्लॉटिस का, तो अगर तो कॉर्ड मोबाइल है, मतलब अभी वो इतना फैला नहीं है, तो रेडियोथेरेपी हम कर लेते होते हैं। और अगर वो फेलियर होता है तो फिर हम कंजर्वेटिव लेरेंजेक्टमी करते हैं, और अगर फिर फेलियर होता है फिर टोटल की तरफ जाते हैं, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट रेडियोथेरेपी से हम जो है टोटल लेरेंजेक्टमी तक चले जाएँ। और अगर कॉर्ड की मोबिलिटी इम्पेयर हुई हुई है तो हम कंजर्वेटिव लेरेंजेक्टमी करते हैं, रेडिएशंस की तरफ जाते ही नहीं है, और टोटल लेरेंजेक्टमी कर देते हैं। फिर आता है कि अगर तो ग्लॉटिस का कार्सिनोमा है, तो कार्सिनोमा इन सीटू अगर होता है तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के साथ ट्रीट करते हैं। फिर अगर कार्सिनोमा इन सीटू के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है ना उसमें, तो इन्वेसिव कार्सिनोमा होगा, तो फिर हमने देखना है कि हमारा कैंसर जो है ग्लॉटिस में किस तरह का है ना। तो अगर तो इन्वेजन ऐसे है कि वो कार्सिनोमा बन गया है ना, तो उसके लिए हम रेडिएशंस करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं T1 में। फिर अगर ये देखते हैं हम कि वो एंटीरियर कमिश्चर तक चला गया, तो फिर हम रेडियोथेरेपी फिर रेडियोथेरेपी करते हैं। लेकिन अगर वो पीछे तक फैल गया होता है, रेटिनॉइड्स तक चला गया, तो उसके लिए हम फिर सर्जरी करते हैं। T2 वाली स्टेज का जो मैंने आपको अभी बताया ना 62.7 फिगर, वो इसकी थी। उसके बाद T3 और T4 का ये होता है कि उसमें हम लेरेंजेक्टमी ही करते हैं, मतलब सर्जरी करते हैं, पूरा लेरेंक्स निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टेज हो गई होती है। फिर सबग्लॉटिस कैंसर, तो उसमें यही होता है कि अगर 1 और 2 स्टेज होगी तो उसमें हम रेडियोथेरेपी करेंगे, और अगर 3 और 4 स्टेज होगी तो टोटल लेरेंजेक्टमी कर देंगे उसी तरह। और अगर हम सुप्राग्लॉटिस कैंसर की बात करें तो उसमें जो T1 स्टेज होती है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करते हैं। जो T2 स्टेज होती है उसको हम रेडियोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। और T3 और T4 जो होती है उसमें हम टोटल लेरेंजेक्टमी करते हैं, और उसके बाद सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी करते हैं। टोटल लेरेंजेक्टमी हमने कब कब करनी है, जब T3 की लेजन हो तब लाजमी करना है, ठीक है। और साथ में क्या हो, कॉर्ड जो है वो फिक्स हो गई हो, मतलब अब वो मूव नहीं कर सकती, तो तब हमने लेरेंजेक्टमी कर देनी है। फिर ये होता है कि जितनी भी T4 की लीजन्स होती हैं वो कुछ भी हो, हमने T4 में निकाल देना सारा लेरिंग्स, ठीक है। अगर हमारे थायराइड और हमारा क्रीकॉइड कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गया हो तो तब हमने उसको निकाल देना है, ठीक है। फिर हमारा रेटिनॉइड कार्टिलेजेस दोनों साइड्स के इन्वॉल्व हो गई हो तब हमने निकाल देना है उसको। फिर पोस्टीरियर कॉमिश्योर तक जो है चला गया हो, जो पीछे रेटिनॉइड वाला रीजन होता है वहाँ पे अगर लीजन चला गई हो वो हमने कर देना है। हमने रेडियोथेरेपी की थी लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। हमने कीमोथेरेपी की थी लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कंजर्वेशन थेरेपी की थी उससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब हमने टोटल लेरेंजेक्टमी करनी है। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास ट्रांसग्लॉटिक कैंसर्स हैं, मतलब के पूरे सुप्राग्लॉटिस मतलब सब ग्लॉटिस और ग्लॉटिस सारे ग्लॉटिस इन्वॉल्व हो गए हैं, तो तब हमने क्या करना है, जो है टोटल लेरेंजेक्टमी कर देनी है।
सो अब इसका टाइम काफ़ी हो गया है, तो इसमें ये होता है कि जो पास्ट पेपर्स हैं ना उसमें यही पूछा हुआ है बार बार के इसके मतलब पूछा हुआ है कि इसका सारा इंपॉर्टेंट है ना, कॉजेज़ पूछे हुए हैं, फिर ये पूछा हुआ है कि डायग्नोसिस क्या है, कंफर्म कैसे करेंगे, इंडिकेशंस क्या है लेरेंजेक्टमी की, जो मैंने बताया वो सब आपने करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।